नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। आज हमें पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को समझने के लिए पहले हम 3 शब्दों को ध्यान से समझेंगे: राजनीति विज्ञान, राज्य व्यवस्था और संविधान। सबसे पहले देखेंगे राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान जिसमें राजनीति या पॉलिटिक्स के जो सिद्धांत दिए जाते हैं, सिद्धांत या जो विचार हैं, वो किसके अंतर्गत? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इनकी पढ़ाई हमेशा अक्सर कॉलेजों में की जाती है। जब कॉलेज में आप कोई डिग्री करते हैं तो उसमें आप जो विषय पढ़ते हैं वो कौन सा है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के बारे में इसलिए जानना जरूरी क्योंकि राजनीति विज्ञान से ही राज्य व्यवस्था निकला है और राज्य व्यवस्था कुछ संचालन के लिए संविधान का प्रयोग किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान को शुरू करने में दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? दर्शन की। आपकी जानकारी लिए बता दें, कोई चीज जब सामने आती है तो वो क्रमबद्ध तरीके से आती है। तो जब दर्शन आया, राजनीति समुदाय दर्शन है सबसे पहले, क्योंकि संसार में सबसे पहले जब मानव अस्तित्व में, उसके बाद प्रजातंत्र उस पर हावी रहा। लेकिन जब नए नए विचार आए तो तब कौन सा तंत्र आना शुरू हुआ? लोकतंत्र। इसको भी अपन बाद में देखेंगे। तो आपको देखना है कि दर्शन के तहत एक व्यक्ति हुए सुकरात, जिनका संबंध कहां से है? यूनान से। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये इसलिए बता रहे हैं कि सुकरात, प्लेटो, इन तीनों का संबंध कहां से? यूनान से। अरस्तु अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फादर ऑफ पॉलिटी किसे कहा जाता है? पॉलिटी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, पॉलिटी के जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। इनने एक पुस्तक लिखी है राजनीति से संबंधित। कौन सी? पॉलिटिक्स। इसीलिए अरस्तु को क्या बोला जाता है? पॉलिटी के जनक। आपको याद रखना है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तीनों का संबंध कहां से है? यूनान से। कहां से है? यूनान से। आपके लिए बता दें कि शुरू में जो दर्शन हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ? यूरोप में। तो इसीलिए जो अपन चीज अक्सर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं उनका शुरुआत कहां से माना जाता है? यूरोप से। यूरोप में स्थित है कौन सा? यूनान। अब राजनीति विज्ञान के बाद अपन देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जिससे देश का संचालन किया जाए। देश का संचालन मतलब किसी देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिसके तहत, जिस नीतियों के तहत देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। ऐसी नीतियां जिनके द्वारा व्यवस्था को अंजाम दिया जाए उसे क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के लिए जिस नियम की पुस्तक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संविधान। मतलब कि राज्य व्यवस्था या देश के संचालन के लिए जिस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? संविधान, है ना। तो राज्य व्यवस्था के तहत अपन पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था जो करती है, राज्य व्यवस्था का जो मतलब उत्तरदायित्व होता है किसी देश में, वो होता है किसके पास? सरकार के पास। मतलब उदाहरण के तौर पे देखें कि भारत की राज्य व्यवस्था कौन संचालित करता है? तो भारत की सरकार। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं जिन्हें आइए अपन देखते हैं। आपको याद रखना है कि राजनीति विज्ञान अपन नहीं पढ़ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है? राज्य व्यवस्था और उसी के साथ साथ संविधान। तो अब देखना है कि राज्य व्यवस्था को संचालित कौन करता है? सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है विधायिका। कौन सा? विधायिका। लेजिस्लेचर। दूसरा होता है कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। और इसको जुडिशरी। ध्यान रखना है, पॉलिटी में अक्सर अंग्रेजी के शब्दों का महत्व होता है। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देश के संचालन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सरकार होती है। और अगर अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। आपको याद रखना है कि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन। इनके
इनके बारे में अपन आगे विस्तार से ही पढ़ेंगे। अभी आपको विषय की समझ के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है कि राज्य व्यवस्था जो देश का संचालन करती है उसके लिए जिम्मेदार होती है सरकार। भारत में सरकार के 3 भाग है, जिसमें से एक विधायिका है। विधायिका में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। कुल मिला के जो सांसद होते हैं, जो सांसद जहां जाते हैं, सांसद जहां अपने कार्य को संचालित करके जहां बैठते हैं, जहां उनकी बैठकें होती हैं, उनमें लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा सांसद का जहां से संबंध है, उसका सांसद का संबंध कैसे है? विधायिका से। इसके बाद कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की है, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी। स्थायी मतलब जो जिनका कार्यकाल मतलब जो नौकरी में आते, जैसे सिविल सेवक मतलब ये इनका क्या होता है, ये जब ये एक उम्र के बाद 62 या 65 के बाद क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये इनकी तरह 5 साल के लिए नहीं चुने जाते। तो स्थायी कार्यपालिका में नौकरी के लोग आते हैं, जैसे कलेक्टर, एसपी आदि। वो स्थायी कार्यपालिका उनका वो स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ये लोग किसमें आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। तो विधायिका की बात आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की? 2। स्थायी में सिविल सेवक, अस्थायी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि आते हैं। इसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के भारत में कितने स्तर है? 3। एक उच्चतम, एक उच्चतर और एक निम्न। तो उच्चतम में हाई कोर्ट आता है, उच्चतम में सुप्रीम कोर्ट आता है, उच्चतर में हाई कोर्ट आता है, निम्नतर में जनपद न्यायालय, जन न्यायालय आदि आते हैं। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? सरकार। आपके लिए बता दें, न्यायपालिका भी सरकार का हिस्सा है, क्योंकि वो इन्हीं सरकार से सरकार की या केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। सरकार के द्वारा ही उधर पर प्रशासन चलाने में मदद की जाती है, इसलिए वो सरकार में ही शामिल होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो जो सरकार है, अब आप सोचोगे कि सरकार के कितने अंग हैं? 3। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनके कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण कौन करेगा? विधायिका। आपके लिए बता दें, विधि का निर्माण संसद के द्वारा की जाए, जिसमें विधायिका के 2 अंग कौन? राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा कौन? राष्ट्रपति। तो भारत में विधि का निर्माण कौन करती है? संसद, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं, आपकी राज्यसभा शामिल होती है और लोकसभा शामिल होती है। इन तीनों से मिलकर क्या होता है? विधि का निर्माण होता है। तो विधायिका जो संसद के अंतर्गत आती है, विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण होता है। विधि को क्रियान्वयन या लागू कौन करता है? कार्यपालिका। विधि को लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? कार्यपालिका की। देखो, एक संचालन की व्यवस्था है तो व्यवस्था क्या है? सभी के लिए अलग अलग काम बटे हुए, शक्ति का पृथक्करण किया गया है। इसलिए विधायिका के अंतर्गत क्या है? विधि का निर्माण। कार्यपालिका के अंदर क्या है? विधि को लागू करना। और विधि की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। विधि की रक्षा कौन करता है? विधि की रक्षा करता है कौन? न्यायपालिका। तो अपन ने देखा है कि राज्य व्यवस्था जिससे देश का संचालन किया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार के कितने भाग है? 3। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य आपको याद रखना है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है क्या? कानून को लागू करना। जैसे कोई आपके लिए जो अधिनियम बना उसको लागू कौन करता है? आपका कलेक्टर, आपके राष्ट्रपति, आपके मुख्यमंत्री, ये लोग, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इसको लागू करना। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी क्या? विधि की रक्षा करना। मतलब कोई विधि उचित है, अनुचित है, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका न्यायपालिका, जिसमें अब सबसे प्रमुख शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके बाद अपन को देखना है, अपन ने देख लिया राज्य व्यवस्था। अब इसके बाद देखना है राज्य व्यवस्था जो देश के संचालन की सरकार है, उसके लिए जो नियम कानून या शक्तियां हैं वो कहां से प्राप्त होती हैं? संविधान से। तो अब अपन को देखना है संविधान के बारे में, और मुख्यतः अपन को देखना है भारत के संविधान के बारे में। संविधान, आप सब लोगों ने सुना होगा शब्द संविधान। तो संविधान शब्द इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 का ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड था, ऑक्सफोर्ड शब्दावली, या जो उसको क्या बोल सकते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर था, उसमें संविधान 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2019 का क्या था वर्ड? कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का।
अब देखो संविधान की बात करें तो सबसे पहले जो संविधान की जो मतलब की अवधारणा प्रस्तुत हुई, अवधारणा मतलब संविधान बनाने की किस देश ने सबसे पहले सोची? ये फ्रांस, यूरोप का एक देश है कौन? फ्रांस। मतलब अवधारणा प्रस्तुत सबसे पहले किसने की? फ्रांस ने। लेकिन सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कौन है? सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कौन है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। आपके लिए बता दें कि अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हो गया था। सबसे पहले बनाने वाला संविधान वाला देश कौन है? अमेरिका। और सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत किसने की? फ्रांस है ना। इसका फ्रांस का संबंध यूरोप से है, अमेरिका का संबंध अमेरिका महाद्वीप से है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना? तो अमेरिका का। अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान है। इसके बाद अगर अपन देखें तो संविधान में आपने सुना होगा कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक कैसा? लिखित और एक अलिखित। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। आपके लिए बता दें कि लिखित संविधान मतलब जिसमें संविधान सभा बनी, संविधान सभा की बैठकें हुई, उस पर सहमति बनी, उसके बाद जो संविधान निर्मित हुआ, मतलब एक साथ बैठ के एक उद्देश्य के तहत संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसे क्या बोलते हैं? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान के उदाहरण है अमेरिका और भारत। अमेरिका और भारत। और जहां तक आप आलिखित संविधान की बात करें, किसकी? आलिखित संविधान की। तो आलिखित संविधान में क्या होता है कि संसद के द्वारा या राजा के द्वारा जो कानून बनते गए और लगातार प्रोसेस चलती गई, उन्हें एक किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया, लेकिन वो कानून बनते गए और बाद में उनको कानून की मान्यता दे दी गई और कानून के द्वारा प्रयोग किए जाने लगी। तो अंतर इतना ही है कि जो संविधान ने बैठ के बनाया एक उद्देश्य के तहत, पूरा संविधान सभा ने तैयार किया, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जो संविधान सभा ने तैयार नहीं किया, विभिन्न कानूनों को एकत्रित करके संविधान बना दिया गया, वो कौन सा होता है? आलिखित। और इसका उदाहरण है कौन सा? इंग्लैंड। ऐसा नहीं है कि इनकी किताब नहीं है, लिखा नहीं, लिखा तो है, लेकिन लिखित और अलिखित में अंतर सिर्फ इतना है कि जो संविधान सभा ने बनाया वो लिखित, और जो संविधान सभा ने नहीं बनाया बल्कि संसद ने, राजा ने या किसी संस्था ने जो कानून बनाया, वो जो बन गए कानून, उनको संविधान में शामिल कर लिया गया, तो वो कौन सा है? आलिखित संविधान है। इसके बाद अगर अपन देखें तो अगर आप देखो संविधान के बाद एक शब्द आपको सुनने में मिलता है, वो कौन सा? लोकतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एक शब्द आता है लोकतंत्र, लोकतंत्र इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। देखो लोकतंत्र की बात यहां करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रजातंत्र के विरोध के बाद, लोगों के स्वतंत्र होने के बाद जिस चीज की स्थापना की बात कही, वही लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब जनता लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुछ नियम कानून बनाती है, उसी को अपन संविधान कहते हैं। और संविधान से जो व्यवस्था चलती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलिटी। समझ गए? ये आपस में चीजें लिंक हैं। तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लोक मतलब जनता, लोक मतलब होता है जनता, और तंत्र मतलब होता है व्यवस्था, मतलब जनता के लिए व्यवस्था। तो अब जनता के लिए व्यवस्था को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जनता के लिए क्या होता है? आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाएंगे तो वहां पे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति की गरिमा। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि लोकतंत्र क्या है, तो आप बोलना कि जनता के लिए की गई व्यवस्था को, जनता के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में हमेशा व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान, उसकी स्वतंत्रता को क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे जनता की इच्छाओं का सम्मान होता है। किसकी? जनता की इच्छा का सम्मान। जैसे कि आपके लिए बता दें कि भारत में लोकतंत्र है, जबकि आप नाम सुनते होंगे उत्तर कोरिया जो एक देश है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे तानाशाही है। तो वहां पे जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जाता। लेकिन आपके देश में, भारत देश में लोकतंत्र स्थापित है, इसलिए जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। अगर अपन व्यवस्था की बात करें लोकतंत्र के तहत, तो हमेशा यहाँ व्यवस्था के तहत कौन सी सरकार होगी? संवैधानिक सरकार होगी। कौन सी सरकार होगी? संवैधानिक सरकार।
मतलब कि अगर आप किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो वहां पर संविधान के तहत सरकार की गठन की व्यवस्था की गई, उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। किस नियम से सरकार बनेगी वो लिखित होते हैं, किस नियम से सरकार गिरेगी, कैसे अल्पमत में आएगी, कैसे बहुमत में आएगी, किस प्रकार को सरकार को काम करना है, ये सारी चीजें आपके तंत्र में दी जाएंगी, तभी वो लोकतंत्र होगा। और संवैधानिक सरकार लोकतंत्र के रूप में व्यवस्था प्रदान करती है। यहाँ पे निर्वाचित सरकार होती है, मतलब कि चुनाव के द्वारा अब निर्वाचित सरकार होती है। आपके लिए बता दें कि आपने आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपकी जो सरकार है, आपके जो सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, आपको निर्वाचित किया है। लेकिन जो तानाशाही देश होते हैं या जहां राजतंत्र होता है वहां पे निर्वाचित सरकार उस तरीके से नहीं होती। और साथ में यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में सहमति की सरकार होती है, सहमति की सरकार। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सहमति की सरकार मतलब जब लोकतंत्र में निर्वाचन होता है, मतलब अगर अपन एक उदाहरण के तौर पर समझे कि भारत में क्या होगा, चुनाव, भारत में क्या होगा, चुनाव। अब चुनाव के दौरान वोटिंग होगी। अब जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर देखें कि मोदी जी जो बनारस से लड़े, अब उनके लिए क्या है, उनके लिए लगभग 60% लोगों ने वोट किया, लेकिन 40% लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन जब वो निर्वाचित हो जाएंगे वहां के सांसद तो 100% लोगों को क्या कहलाएंगे, सांसद। और बाकी उन 40% जिन्हें वोट नहीं दिया वो भी उस बात पर सहमत होंगे कि हमारे सांसद कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो इस बात को याद रखना है कि लोकतंत्र में हमेशा सहमति की सरकार होती है, निर्वाचित सरकार होती है और संवैधानिक सरकार होती है। और लोकतंत्र में लोगों के लिए, जनता के लिए क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होता है, उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र के बारे में कुछ बताइए तो आप बताएंगे कि लोकतंत्र ऐसा जो लोगों के लिए स्थापित किया गया, जिससे एक व्यवस्था चलती है जिसमें व्यक्ति की गरिमा के साथ संवैधानिक सरकार होती है, जनता की इच्छाओं के लिए निर्वाचित सरकार और सहमति की सरकार की स्थापना की जाती है। ये सारी चीजें क्या है, लोकतंत्र। क्योंकि किसी देश को व्यवस्था को चलाने के लिए वहां पे लोकतंत्र होना जरूरी है, तभी जनता का ख्याल रखा जाएगा। और वही वर्तमान की मांग, आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी मांग क्या है कि जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाए। आप जो अधिकारी को बात करते हैं वो क्या है, जनता की इच्छा, जनता की गरिमा। अधिकार किसके लिए दी जाती है, जिससे उसका सम्मान किया जाए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। इसके बाद अपन देखें कि लोकतंत्र में दो चीजें होती हैं, दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जहां पे सीधा शासन जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा सीधा शासन। इधर पे आपको एक उदाहरण याद रखना है कि वर्तमान में प्रत्यक्ष शासन स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है, तो कौन, स्विट्जरलैंड। हमें यूरोप में स्थित स्विट्जरलैंड में कहा है प्रत्यक्ष शासन। प्रत्यक्ष शासन में क्या होता है कि प्रत्यक्ष शासन में जनता के पास कुछ अधिकार होते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है रेफरेंडम, रेफरेंडम मतलब कि जनमत, मतलब सहमति के द्वारा ही कोई काम आप कर सकते हो। दूसरा होता है रिकॉल, मतलब आप चुने हुए व्यक्तियों को क्या कर सकते हो, वापस बुला सकते हो, वापस बुलाना। मतलब रेफरेंडम मतलब आप अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रह रहे हैं तो आप जन सहमति के द्वारा ही सारे काम किए जाएंगे। रिकॉल, आपने अगर किसी प्रतिनिधि को चुना, उसको वापस बुलाने की शक्ति आपके पास है। आप पहल कर सकते हैं, कोई पहल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहल, इनिशिएटिव ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या, यहाँ पे होता है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। मतलब अगर एक उदाहरण के तौर पर समझें कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वहां पे क्या होगा कि जनता के द्वारा सीधा शासन किया जाएगा। तो जनता के द्वारा सीधा शासन करने में उसके पास कुछ शक्तियां हैं, वो सहमति के आधार पर कार्य कर सकते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं, वो किसी कानून को बनाने की पहल कर सकते हैं। जब पहल की जाएगी तो वो कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये भी जनमत संग्रह जनता के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि शासन कौन के द्वारा होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। शासन प्रतिनिधियों के द्वारा, किसके द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा। मतलब जो शासन कर रहा है, आपका विधायक, आपका सांसद आपके विचारों को लेके राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है,
फिर वो जो आपकी चाहत है वो वहां बताता है, उसी के अनुसार आगे कार्य किया जाता है। मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा सीधे शासन के लिए कुछ उसको पावर्स दी गई हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसके द्वारा शासन किया जाता है? प्रतिनिधि द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, मतलब विधायक और सांसद आदि लोगों के द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा सीधे शासन और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। अब अपन को देखना है संविधान के बारे में। अब किसके बारे में देखना है अपन को? संविधान के बारे में, है ना। अब अपन को कुछ संविधान की विशेषताएं देखना है, कुछ चीजें देख ली अपन ने, अब अपन को कुछ चीज देखना है। आपसे पूछा जाए कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो अपन को देखना है संविधान बोलते किसे हैं, संविधान होता क्या है। संविधान क्या है? तो देखो, संविधान अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो नियमों और उपनियमों का जो संग्रह किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जिसमें नियम दिए गए हों, कानून दिए गए हों, उपनियम दिए गए, मतलब का संग्रह जिस एक पुस्तक में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। मतलब किसी देश के संविधान में, उदाहरण के तौर पर भारत के संविधान में या किसी कंपनी के संस्थान संविधान में, आप अपने घर का संविधान बना सकते हैं। आप अपने घर के संविधान के तहत चलाएंगे तो आपके घर के कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ उपनियम होंगे। जैसे नियम बना दिया कि पानी छोटा व्यक्ति लाके देगा, तो ये आप अपने घर को भी संविधान के तहत चला सकते हो। मतलब संविधान कुल मिला के जो नियम और कानून और उपनियम बनाने की जो एक पुस्तक है, जिस चीज में लिखे हैं, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? संविधान बोल सकते हैं। और संविधान में अगर अपन देश के रूप में, देश के लिए संविधान की बात करें तो जो राजनीतिक बुनियादी ढांचा है, जो राजनीतिक बुनियादी ढांचा वो संविधान में उल्लेखित होता है। राजनीतिक बुनियादी ढांचा मतलब कि भारत में बहुत सारी पार्टी बना सकते हैं आप, भारत में आप पार्टी का चिन्ह बना सकते हैं, आपको चुनाव लड़ने की प्रचार करना पड़ेगा। तो ये जो राजनीतिक बुनियादी ढांचा है वो आपके संविधान में दिया होता है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक बुनियादी ढांचा कौन निर्धारित करता है, तो वो संविधान निर्धारित करता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है, वो कौन डिसाइड करता है? उसका संविधान। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो कौन डिसाइड करता है? संविधान। भारत में बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, वो कौन डिसाइड करता है? संविधान। और अमेरिका में केवल 2 पार्टियां हैं, वो कौन डिसाइड करता है? संविधान। तो राजनीतिक बुनियादी ढांचा होता है, वो कौन डिसाइड करता है? संविधान। इसके बाद संविधान की खास बात है कि संविधान उस देश के, मतलब किसी देश के संविधान में उस देश के आदर्श शामिल होंगे। क्या उस देश के आदर्श हैं, क्या उस देश के उद्देश्य हैं, ये शामिल होगा। क्या उस देश के उद्देश्य, क्या उस देश के मूल है, क्या उस देश के मूल है। मतलब संविधान में आदर्श क्या उसको प्राप्त करना है, क्या उसकी चाहत है, उद्देश्य, उसकी लक्ष्य क्या है, किस प्रकार उस देश को आगे बढ़ना है, और उसके मूल्य क्या है। मतलब संस्कृति में लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार है कि नहीं, ये सारी चीज, उसके मूल्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इन सारी चीजों का उल्लेख भी संविधान में दिया होता है। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि संविधान, भारत के लिए अगर बात करें तो संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। विधि का सर्वोच्च दस्तावेज, विधि का कौन सा दस्तावेज है? सर्वोच्च दस्तावेज। और भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों से लिया गया, इसलिए भारत के संविधान बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं? वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। भारतीय संविधान की रक्षा का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अगर अपन शुरू से देखें कि संविधान क्या है, तो नियम, कानून, उपबंधों का संग्रह करने वाली पुस्तक क्या है? संविधान। राजनीतिक बुनियादी ढांचे निर्धारित करने वाली पुस्तक क्या है? संविधान। किसी देश के संविधान में उसके आदर्श, उद्देश्य और मूल्य का उल्लेख होता है। संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज होता है। जो भारत में संविधान है वो जटिल है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। अब अपन को बात करनी है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान। मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, जिसे आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
ये भारत के संविधान में है। और भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आप इधर बात करें अनुच्छेद क्या है, आपके मन में सोचेंगे कि अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है और अनुसूची क्या। तो अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद एक, देखो ऐसे ऐसे करके कितने भाग हैं 22, ऐसे ऐसे करके कितने भाग हैं 22। उनमें जो एक एक लाइन लिखी क्या क्या, जैसे कि सबसे पहले नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में लिखा है कि एकल नागरिकता है। तो जो एक बात लिखी है मतलब एक किसी कानून से संबंधित एक जो वाक्य होता है उसमें उसे लिखने के लिए जो प्रयोग किया गया उसे अपन क्या बोलते हैं अनुच्छेद। मतलब कि एक अनुच्छेद, तो एक भाग में कई अनुच्छेद हो सकते हैं। और किसी भाग में अनुच्छेद या किसी अधिनियम को समझाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है अनुसूचियां। मतलब जैसे मान लो भाग 9 है या भाग 9 है, जिसमें भाग 9 में अगर आप बात करें पंचायती राज के बारे में बात की गई है अनुसूची 9 में, तो आप एक अधिनियम को पूरे विस्तार से समझाने के लिए उसमें आप अनुच्छेद मुस्तरी को समझा नहीं पा रहे, उसको अनुच्छेद में आप विस्तार पूर्वक समझा नहीं पा रहे। लेकिन एक अनुच्छेद जो दिया गया है, मान लो 243 अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, लेकिन एक अनुच्छेद में उसकी सारी बात पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए एक अलग से फाइल बना दिया चाहिए, एक अलग से फाइल बना दिया चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं अनुसूची। तो ऐसी भारत के राज्यों के बारे में एक अनुसूची है, शपथ लेने के बारे में एक अनुसूची है, पंचायती राज के बारे में एक अनुसूची है ना, जनजाति के बारे में एक अनुसूची। तो इस प्रकार की सबसे छोटा भाग अनुच्छेद होता है, उसके बाद अनुसूची, फिर ऐसे सब मिला के किसी एक भाग में अनुसूची और अनुच्छेद को रखा जा सकता है। इसके बाद अगर अपन दूसरी विशेषता की बात करें तो जो भारत के संविधान में है, भारत का जो संविधान है वो व्यक्तियों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। मतलब आपके लिए जो मूल अधिकार प्राप्त है वो कहां से है, संविधान से। तो भारतीय संविधान क्या करता है, संविधान व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था करता है। काय की मूल अधिकारों की, मतलब व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार कहां से प्राप्त हुए हैं, संविधान से। और आपकी मूल अधिकारी की रक्षा कौन करता है, संविधान में दिया गया, इसलिए आपके मूल अधिकारी की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करता है ना। इनके बारे में अपन विभिन्न अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। तो ये विशेषता है कि व्यक्तियों को मूल अधिकार कहां से प्राप्त होते हैं, संविधान से। इसके बाद बोले तो राज्य के लिए निर्देश भी दिए गए, राज्य के लिए निर्देश डीपीएसपी, मतलब कि सरकार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना सरकार के लिए निर्देशित किया गया है। इसीलिए 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों का देश के स्तर पर विभिन्न पंचायतों का गठन किया गया। तो इसलिए राज्य के लिए निर्देश भी कहाँ दिए गए हैं, संविधान में। तो जैसा कि अपन ने संविधान की परिभाषा पढ़ी कि राजनीतिक ढांचे, उसके मूल, उसके उद्देश्य, तो ये उद्देश्य है कि राज्य के लिए निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन करना है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति भारत में संविधान संशोधन के द्वारा कर ली गई। और भारत के संविधान की एक विशेषता और है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है, लचीला और कठोर। देखो लचीला इसलिए है क्योंकि आप वक्त के साथ उसमें संशोधन कर सकते हैं। आपको ग्राम पंचायत की जरूरत पड़ी, आपने संशोधन कर दिया। आपने नागरिकता में संशोधन की जरूरत पड़ी, आपने नागरिकता में संशोधन कर दिया। आपने को विभिन्न कानूनों में परिवर्तन करना है तो संविधान में लचीलेपन के द्वारा आप उसके विशेषता का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और कठोरता की बात यह है कि आप संविधान के मूल ढांचे को कभी बदला नहीं जा सकता, मतलब जो मूल आत्मा है संविधान की उसको कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कठोर इसलिए क्योंकि आपको संविधान में संशोधन करने के लिए आपको बहुमत भी चाहिए और राज्यों की आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी चाहिए, जो एक बहुत कठिन काम होता है। मतलब लचीला भी है और कठोर भी है, भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके बाद अगर अपन देखें कि भारत के संविधान में शक्ति का पृथक्करण भी है, शक्ति का पृथक्करण भी है, शक्ति का पृथक्करण भी है। मतलब कि विधायिका की अपनी अपनी शक्ति है, मतलब वो कानून बना सकती है, वो लागू नहीं कर सकते उस तरीके से। ऐसे ही कार्यपालिका की शक्ति है कि कानून को वो लागू करेगी, वो बना नहीं सकती। और इसी प्रकार जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय की बात करें, न्यायपालिका की, उसकी शक्ति है कि संविधान की रक्षा करे, मूल अधिकारी की रक्षा करे, विवादों का समाधान करे। तो भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण का भी उल्लेख है। तो ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हो गई? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है,
भारत के व्यक्तियों को मूल अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं। राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो राज्य के लिए विभिन्न कार्य करे जिससे देश का उद्धार हो सके। भारत का संविधान कैसा है? लचीला भी है, कठोर भी है, मतलब संशोधन संभव भी है और उसकी मूल आत्मा या मूल ढांचे को बदला भी नहीं जा सकता। और शक्तियों का पृथक्करण भी है, विधायिका की अपनी शक्ति है ना, कार्यपालिका की अपनी शक्ति है, और उसके बाद अगर अपन देखें तो न्यायपालिका की अपनी शक्ति है। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि राजनीति क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, और अपन ने आज संविधान की विशेषताओं को समझा। आपको याद रखना है कि आपके जो अधिकार है वो संविधान में है, देश का संचालन जो संविधान में है। तो वर्तमान में भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो संविधान है। आप अपने अधिकारों की मांग, आपके अधिकारों को नुकसान पहुंचने तो आप किसके तहत अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं? संविधान से। देश का संचालन किससे होता है? संविधान से। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, चाहे तो 2 बार देखें, और जो आप चीज ध्यान से सुनेंगे बहुत सारे राज्य व्यवस्था इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप विश्वास के साथ पढ़ें कि आप खुद पढ़ सकते हैं, और सामने वाले पे विश्वास करें कि वो अच्छा पढ़ा रहा है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार।